बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में आप सबका खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 शुरू की थी और इसका आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स 1 से 2 तक जो है पिछली वीडियो में कवर किए थे और अगले दो पार्ट्स जो हैं 3 एंड 4 हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से हमने चेक करना है वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ, ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो है किसके वर्टाइसेस हैं। आया ये हो सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के, या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हो सकते हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल के, और चौथा जो कंडीशन है वो है स्केलिंग ट्राइंगल। तो इन चार किस्म के ट्राइंगल्स के ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स जो है हमने अप्लाई करके देखने हैं कि इसमें से कौन सा ट्राइंगल है जिसके ये तीन वर्टाइसेस या ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो इसे जो है हमने इलेबोरेट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम पहले ही कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर। हर बार हमने इसी को ही यूज़ करना है और दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो अब जो है अगला मरहला नेम्स असाइन करने का होगा कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को हम कौन सा नेम असाइन करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दिस इज़ बी, दिस इज़ ए। सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो बी हो जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास सी कोऑर्डिनेट होगा। अब चूँकि नेम्स असाइन कर दिए हैं, अब जो है हम वैल्यूज़ असाइन करने जा रहे हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को हम असाइन करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का जो है हमने पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहला पेयर जो बनेगा हमारे पास ए एंड बी कोऑर्डिनेट का बनेगा। इन दोनों की दरमियानी स्ट्रेट लाइन को हम जो है वो इसकी मेजरमेंट हम करेंगे थ्रू डिस्टेंस के फार्मूले से। अगला पेयर जो बनेगा वो बी सी कोऑर्डिनेट का बनेगा। बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट का जो पेयर है हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। आखिर में हमने जो है ए कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले पेयर की तरफ चलते हैं। तो पहला पेयर हमारे पास ए एंड बी है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो ए और बी को हमने वैल्यूज़ असाइन कर देनी है एक्स और वाई की। तो ए कोऑर्डिनेट की जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स कहलाती है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये x1 है। और सेकंड वैल्यू चूँकि y होती है तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं ये y1 है। और b कोऑर्डिनेट को भी इसी तरीके से वैल्यूज असाइन की जाएंगी। फर्स्ट वैल्यू को हम x2 और सेकंड वैल्यू को हम y2 कह दें। अब वैल्यूज असाइन करने के बाद हमने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस के फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने डिस्टेंस के फार्मूले में प्लग इन करनी है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड कर लेना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कोऑर्डिनेट हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे और ए बी कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 0। सो 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे अब, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये जितनी भी एक्सप्रेशन है ये रूट के अंदर रहेगी। अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कोऑर्डिनेट एक स्ट्रेट लाइन, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर जो है 64 रहेगा और 4 माइनस 1 इज़ 3 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9। तो बीच में प्लस का साइन ड्रॉ करके हमने 9 जो है इसे लिख लेना है और इसे हमने रूट के अंदर रखना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है। तो ए बी लाइन का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो 64 प्लस 9 जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर आता है 64 प्लस 9 53 आएगा 73। तो इसका जो आंसर है वो 73 है। तो हम 73 को रूट में रखेंगे, 73 होल अंडर रूट। अब चलते हैं अपने अगले पेयर की तरफ। इस पेयर का यानी ए बी पेयर का जो डिस्टेंस निकला है वो यूनिट्स में निकला है। चूँकि हमें कोई यूनिट्स गिवन नहीं है तो हमने यूनिट्स में हमें इसको शो करना है। अब अगले पेयर में हमारे पास है बी सी। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। यहाँ हम अपने डिस्टेंस के फार्मूले में जो है बी और सी की वैल्यूज़ को जो है प्लग इन करेंगे। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो बी को हम कह देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है x1 और सेकंड वैल्यू y1 है। और सी कोऑर्डिनेट के बिल्कुल इसी तरीके से हमने x2 और y2 इसकी वैल्यूज़ के नेम दे देने। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इक्वेशन हमने इन्हीं वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी लाइन, डिस्टेंस ऑफ बी सी लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 4
8 माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है वो रूट में रहेगी। इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और बी सी लाइन फाइंड करेंगे। तो बी सी लाइन यानी बी कोऑर्डिनेट से सी कोऑर्डिनेट तक का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारे पास 8 का यानी नेगेटिव 8 का स्क्वायर जो है वो 64, पॉजिटिव 64 इसका आंसर है, बीच में प्लस का साइन है, और 8 माइनस 4 जो है वो 4 है, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा। इसे हम रूट में रखेंगे होल अंडर स्क्वायर। फर्दर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ बी सी लाइन इज इक्वल टू 64 प्लस 16 जो है हमारा आंसर आएगा 80। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर है 80। तो 80 अंडर रूट इसका नेट रिजल्ट है, और इसे जो है हमें सर्ड्स में लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम 80 लिखें तो इसका सर्ड्स में आंसर जो है वो 4 अंडर रूट 5 आएगा। सो इसका नेट रिजल्ट है 4 अंडर रूट 5 यूनिट्स। अब चलते हैं अपने थर्ड पेयर की तरफ। थर्ड पेयर हमारे पास ए सी दो कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ए और कोऑर्डिनेट सी के दरमियान का डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने एक्स और वाई की वैल्यूज असाइन करनी है। सो सी कोऑर्डिनेट को ऑलरेडी जो है x2 y2 नेम असाइन हो गए हैं। अब बी कोऑर्डिनेट जो है ए कोऑर्डिनेट जो है इसको एक्स और वाई की वैल्यूज असाइन करनी है। तो ए की फर्स्ट वैल्यू x1 और ए की सेकेंड वैल्यू y1 रहेगी। अब जो है डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए सी लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस x1 जो है ये भी 0 है, इसका हमने ले लेना है होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 1 यानी y2 माइनस y1, 8 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ए सी कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0 जो है 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 1 7, और 7 का स्क्वायर जो है वो 49। सो इसका जो नेट रिजल्ट है डिस्टेंस ऑफ ए सी लाइन इज इक्वल टू 49 अंडर रूट, और इसका जो नेट रिजल्ट है 49 अंडर रूट का ये है 7 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स मरहला आता है कि ये जो तीनों हमने साइड्स निकाली हैं ट्राइंगल की, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पे पूरा उतरती हैं? इन चारों में से किसी भी ट्राइंगल के ऊपर अगर पूरा उतरती हैं तो हमें प्रूफ करके बताना होगा कि ये वही ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन की तरफ चलते हैं, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि सारे जितने भी यूनिट्स निकले हैं, जितनी भी डायमेंशंस निकली हैं, वो कोई भी इक्वल नहीं है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ सेम साइड्स। तो हमारी ये जो ट्राइंगल है ये इसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर आवर ट्राइंगल। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में बी में हमारे पास एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें इसको जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल में चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एटलीस्ट 2 साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। सो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर आवर ट्राइंगल। हमारे ट्राइंगल पे ये पूरा नहीं उतरते, क्योंकि जितनी भी साइड्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी 73 अंडर रूट और 4 अंडर रूट 5 और 7 यूनिट्स। तो डिफरेंट साइड्स होने की वजह से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर की कंडीशन के ऊपर ये पूरा नहीं उतरता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। इज इट राइट एंगल ट्राइंगल? तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड इक्वल्स टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के ऊपर अगर हम अपनी वैल्यूज़ प्लग इन करें तो देखा जाता है कि हमारी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा। तो हमारी दोनों साइड जो है इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो हाइपोटेनियस में हमने हमेशा बड़ी वाली साइड जो है वो प्लग इन करनी है। तो सबसे बड़ी वाली साइड, अगर हमें इसका आइडिया नहीं है कि 73 अंडर रूट जो है ये बड़ी साइड है, या 4 अंडर रूट 5 बड़ी साइड है, या 7 अंडर रूट 7 जो है वो बड़ी साइड है, तो हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेंगे कि इन तीनों में से बड़ी साइड कौन सी है। सो सबसे पहले हमने इनकॉर्पोरेट करना है इसके अंदर अंडर रूट 73, तो इसका आंसर आता है 8.5। सो ये लगभग 8.55 के इक्वल है। और 4 अंडर रूट 5 को भी जो है हम इनकॉर्पोरेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट में हमने 80 को रखना है, तो अंडर रूट 80 जो है हमें क्या आंसर देगा 4 अंडर रूट 5, और डेसिमल प्लेसेस में 8.9। तो ये हमारे पास बिगेस्ट साइड है 8.9, और
पीछे जो रह जाता है हमारे पास वो 7 यूनिट्स हैं, तो 7 यूनिट्स ऑब्वियसली जो है वो लेसर देन दीज 2 हैं। तो हमारे पास सबसे बिगर साइड जो है 8.9 है, यानी हमने 4√5 को इनकॉर्पोरेट करना है हाइपोटेनियस में। तो हाइपोटेनियस में 4√5 को प्लग इन करने के बजाय हम उसकी जो पूरी वैल्यू है यानी 80 उसको हम प्लग इन कर लेते हैं। सो ये जो है हमारे पास 80 हाइपोटेनियस हो जाएगा। सबसे बड़ी जो साइड है हमेशा हाइपोटेनियस रहती है। तो दिस इक्वल्स टू बेस जो है आप किसी को भी बना लें, चाहे 73 को बना लें बेस, या आप 7 यूनिट्स को बना लें। तो मैं जो है 73 को बेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं 73 को बेस बनाऊंगा प्लस, और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 7 यूनिट्स रहेगा, तो यहाँ पे हमने 7 यूनिट्स का स्क्वायर कर लेना है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज स्क्वायर है तो हमें तमाम टर्म्स को स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। तो 80 स्क्वायर जो है वो हमें आंसर देगा ओनली 80। दिस इक्वल्स टू 73 का स्क्वायर जो है ये हमें आंसर देगा 73 प्लस, और 7 का स्क्वायर जो है ये हमें आंसर देगा 49। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 80 यूनिट्स हैं और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है इसका टोटल हम करके देख लेते हैं। 73 प्लस 49, तो ये हमें आंसर देगा 122। सो 122 इज़ नॉट इक्वल टू 80। सो ये जो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो हमने इसको लिख लेना है कि दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। अब चलते हैं अपनी चौथी कंडीशन की तरफ। तो चौथी कंडीशन है हमारे पास स्केलीन। हमारे पास ये चौथी कंडीशन है स्केलीन, जबकि राइट एंगल ट्राइंगल पे ये पूरा नहीं उतरता, और इसके साथ ही ना ही ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके ऊपर भी क्रॉस लगा देंगे, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं है तो इसके ऊपर भी क्रॉस लगा देंगे। अब चलते हैं अपने फोर्थ कंडीशन की तरफ कि ये हमारे पास इसके ऊपर ये ट्राइंगल पूरी उतरती है कि नहीं। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं और डिफरेंट जो है डिस्टेंसेस हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, तो डिफरेंट डिस्टेंस होने की वजह से ये एक स्केलीन ट्राइंगल बनेगा। तो ये चूंकि डिफरेंट साइड्स हैं तो स्केलीन ट्राइंगल के ऊपर जो है ये पूरा उतरेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। दिस इज ट्रू फॉर आवर ट्राइंगल एज ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। तो ये रहेगा हमारा आंसर। ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और 3 इसकी डायमेंशंस बनेगी। तो तीनों जो डायमेंशंस हैं, तीनों जो डिस्टेंसेस हैं वो डिफरेंस हैं, उनमें डिफरेंस है और ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो लिहाजा ये स्केलिंग ट्राइंगल के ऊपर पूरा उतरता है ये वाला ट्राइंगल। ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ना इक्विलेटरल है, और ना ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बल्कि ये सिर्फ जो है स्केलिंग ट्राइंगल है। तो हमने स्केलिंग के ऊपर इस तरीके से टिक लगा देना है। तो ये है स्टूडेंट्स प्रूफ करने का तरीका कि हमने डिस्टेंसेस को किस तरीके से जो है मेजर करना है, और डिस्टेंसेस की बेसिस पे हमने प्रूफ करके दिखाना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो ये हमारा है थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स आखिरी मरहले में हमने ये हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। तो हमें जो है तकरीबन ये ए बी और बी सी और ए सी के जो यूनिट्स हमने फाइंड किए हैं इन सबको ऐड अप करके हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इन सबको ऐड करके हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमने डिस्टेंस निकाला है वो है √73। तो इसे जो है हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमने इसको मेंशन करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इन सबको जो है जितनी भी हमने डायमेंशंस निकाली हैं, डिस्टेंसेस निकाली हैं, इन सबको हमें ऐड करना है। √73 प्लस हमारे पास यहाँ पे √80 है प्लस √49। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम जो है इनपुट दे के तो सर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप डेसिमल में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है √73 और कर्सर से आगे जाके हमने प्लस का साइन प्रेस करना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है √80, कर्सर से आगे जाएंगे और प्लस का साइन इनपुट देंगे इसकी, और √49 हमारे पास लास्ट वैल्यू है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास 24.488 आ रहा है, लेकिन हम इसको 24.49 मेंशन करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद 24.49। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है। आंसर लिखने से पहले हमें इसके साथ इसकी SI यूनिट भी लिखनी है, तो लिहाजा कोई इसकी यूनिट गिवन नहीं है, तो हमें इसका आंसर यूनिट्स में लिखना है। तो आंसर के साथ जो है यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसका डिस्टेंस निकाला है, तो डिस्टेंस हमेशा किसी न किसी यूनिट में होता है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और 3 जो है
हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, इन्हीं कंडीशंस के को हमने जो है चेक करना है कि ये 3 कोऑर्डिनेट्स किस ट्राइंगल को पूरा करते हैं, यानी कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो लिख लेना है। तो हमने डिस्टेंस के फार्मूले को लिख लिया है। अब जो है हमने पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने से पहले हमने नेम्स असाइन करने हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास ए है और दूसरा कोऑर्डिनेट बी और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो सी हो जाएगा। नेम असाइन करने के बाद फिर उसके बाद हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। तो ए बी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उसके बाद बी और सी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और लास्टली हमने ए सी कोऑर्डिनेट के डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पेयर की तरफ चलते हैं, ए और बी। ए और बी को हम फोकस करेंगे और ए की पहली वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं ये x1 है, तो सेकंड वैल्यू y1 हो जाएगी। और बी की इसी तरीके से पहली वैल्यू हमने x2 रखी तो सेकंड वैल्यू इसकी y2 हो जाएगी। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस -3। तो 3 माइनस, चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमें इसको ब्रैकेट में रखना है, ये -3 रहेगा और इस सब का हमने होल स्क्वायर कर देना है प्लस y2 माइनस y1। तो y2 हमारे पास -3 है तो लिहाजा हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -3 होल माइनस, और y1 जो है हमारे पास -5 है तो इसे भी हम जो है ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये -5 ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और इस सब का हमने कर लेना है होल स्क्वायर। ये सारी एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है माइनस जो है बीच में चूंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये है 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास ये -3 है और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +5 बन जाएगा और इसका भी हमने कर लेना है होल स्क्वायर। सारी एक्सप्रेशन को हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। नेक्स्ट स्टेप से हम जो है कंटिन्यू करेंगे, ए बी लाइन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दिस इक्वल्स टू 3 + 3 जो है वो 9 और 3 + 3 जो है वो 6 होगा और 6 का स्क्वायर जो है वो 36। तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 36 होगी और जो सेकंड टर्म है वो 5 - 3 = 2, 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा होल अंडर स्क्वायर रूट। अब इसका जो नेट रिजल्ट है वो हमारे पास आता है 36 + 4 = 40 अंडर रूट। 40 अंडर रूट को अगर हमने सर्च में लिखना है तो इसे हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि 40 अंडर रूट का क्या आंसर आता है सर्च में। तो √40 इसका आंसर है 2 √ 10, तो नेट रिजल्ट है 2 √ 10 यूनिट्स। अब चलते हैं अपने अगले पेयर की तरफ, BC। तो BC का हमें जो है वो फाइंड करना है डिस्टेंस। सबसे पहले हम जो है x और y की वैल्यूज असाइन करेंगे B और C के दरमियान। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि B की फर्स्ट वैल्यू x1 है और सेकंड वैल्यू जो है y1। इसी तरीके से C की पहली वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज x2 एंड सेकंड वैल्यू इज y2। अब अकॉर्डिंगली हमने ये वैल्यू जो है प्लग इन करनी है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू BC लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 0 - 3, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 - -3। इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर और सारी एक्सप्रेशन जो है ये सारी अंडर स्क्वायर रूट में रहेगी। इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू BC लाइन इज इक्वल टू 0 - 3 हमें आंसर देगा, -3 का स्क्वायर जो है +9 आंसर आएगा, +9 प्लस माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा और 6 + 3 जो है 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर जो है वो 81 है, तो हमने 81 को मेंशन कर देना है और दिस होल अंडर स्क्वायर रूट। सो हम इसको लेके चलेंगे और मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। BC लाइन का जो डिस्टेंस है दिस इक्वल्स टू 81 + 9 इज 90 अंडर स्क्वायर रूट। तो इसका नेट रिजल्ट जो है हम फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट में 9 + 81 तो इसका नेट रिजल्ट है 3 √ 10। 3 √ 10 यूनिट्स जो है इसका आंसर है। ये डिस्टेंस है इन दोनों का, B और C का। अब हमें जो है थर्ड पेयर का डिस्टेंस निकालना है। तो A और C के दरमियान में हमने x और y की वैल्यूज सबसे पहले असाइन करनी है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे C के ऊपर वैल्यूज असाइन है x2 y2। तो A के पहले कोऑर्डिनेट को A का जो कोऑर्डिनेट की पहली वैल्यू है उसे हम x1 और सेकंड वैल्यू को y1 कह देंगे। तो अब जो है हमें इसके ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस ऑफ AC लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 0 - -3। -3 को स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट में रखा और इन सब का हमने होल स्क्वायर करना प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 -
बाय 1 जो है हमारे पास -5 है, तो यहाँ पे हमने -5 को ब्रैकेट में रखा। इन सब का हमने होल स्क्वायर करना है और ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस माइनस टाइम्स प्लस और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 रहेगा। ये हमारे पास नेट रिजल्ट है इसका, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और इसका जो नेट रिजल्ट है 6 + 5 = 11। 11 स्क्वायर जो है वो 121 हमें आंसर देगा, और ये सारी वैल्यू जो है वो रूट के अंदर रहेगी। डिस्टेंस ऑफ AC लाइन इज इक्वल टू, इन दोनों का जो टोटल है वो है 130, और इसका रूट भी साथ ही निकाल लेते हैं। रूट में है 9 + 121, तो इसका आंसर है 130 अंडर रूट। सो हम इसे जो है 130 अंडर रूट में रखेंगे। ये इसका सर्च में आंसर है। इन केस के हमें इसका डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने हैं, तो वो डेसिमल प्लेसेस हैं 11.4। तो हमें इसको अवॉइड करना है, हमें इसको सर्च में ही रहने देना है। तो इसे जो है हमने 130 अंडर रूट में रखना है। ये यूनिट्स जो हैं AC कोऑर्डिनेट के दरमियान के यूनिट्स, ये डिस्टेंसेस हमने फाइंड कर लिए हैं। अब जो है हमने यूनिट्स फाइंड कर लिए हैं, तमाम डायमेंशंस जो हैं, डिस्टेंसेस हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि इन चारों ट्राइंगल्स में से किस में ये पूरा उतरता है हमारा ये 3 वर्टाइसेस वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट कंडीशन की तरफ, तो पार्ट ए में है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? तो हरगिज़ भी नहीं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बिल्कुल भी नहीं है। चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो लिहाजा ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता। तो हमें आंसर में कुछ इस तरीके से लिखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज सेम साइड्स, हेंस इट इज़ नॉट ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। तो पार्ट ए जो है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस पर क्रॉस लगा दें। बी में जो कंडीशन है वो है वेदर और नॉट इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन है, इसे मैं जो है यहाँ पे मेंशन करूँगा। एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सो हमारी इस कंडीशन के ऊपर भी हमारा जो ट्राइंगल है वो पूरा नहीं उतरता। सो हमने लिखना है दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। अब चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में हमने राइट एंगल ट्राइंगल, हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से, और हमने इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये तीनों वर्टाइसेस जो है राइट एंगल ट्राइंगल हैं कि नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अकॉर्डिंगली हमने जो है इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी है, लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बिगर साइड होती है। तो बिगर साइड हमारे पास यहाँ पे हमने जज करना है कि कौन सी है, 2√10 बिगर है या 3√10 या 130 जो है यूनिट्स ये बिगर है। तो लिहाजा हमने देख लेना है कि ये 40 अंडर रूट है, और सेकंड वन जो है वो 90 अंडर रूट है, और जो थर्ड वन है वो 130 अंडर रूट है। तो ऑब्वियसली 130 अंडर रूट जो है वो बड़ा होता है। तो 130 अंडर रूट को हमने हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिखना है, क्योंकि ये बिगर साइड है। हमेशा हमने इस बात का ध्यान रखना है। दिस इक्वल्स टू बेस को आप कोई भी आप बेस वैल्यू मान सकते हैं, 40 अंडर रूट को या 90 अंडर रूट को, किसी को भी बेस वैल्यू आप मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 अंडर रूट, और फिर परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 90 अंडर रूट रहेगा। अब चूंकि ये सारी वैल्यूज सारी टर्म में जो है वो होल स्क्वायर में है, तो लिहाजा हमने होल स्क्वायर में इसको लेके आना है। इसे हम सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तभी जाके ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो रूट जो है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ओनली 130। दिस इक्वल्स टू 40 जो है इसका भी रूट खत्म होकर स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, इसका रूट स्क्वायर से खत्म होगा तो ओनली 40। ये हमारे पास सेकंड टर्म है प्लस, और ये हमारे पास 90 रहेगा क्योंकि रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो 40 + 90 इज 130। हमारे पास राइट हैंड साइड पे 130 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास ये 130 आंसर आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं। तो ये थर्ड कंडीशन थी। अब जो फोर्थ कंडीशन है उसे हम देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन में हमारे पास है स्केलीन ट्राइंगल। तो हमें ये देखना है क्या ये स्केलीन ट्राइंगल हैं। तो ये बिल्कुल स्केलीन ट्राइंगल हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जो फर्स्ट डायमेंशन है AB की वो है √40, और सेकेंड डायमेंशन जो है वो √90 है, और थर्ड डायमेंशन जो है वो √130 है। तो ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ये एक स्केलीन ट्राइंगल भी है। तो स्केलीन ट्राइंगल जो है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने आंसर को जो है वो इलेबरेट करना है। दिस इज़ ट्रू फॉर आर ट्राइंगल। तो हमारे पास ये एक जो है ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल भी है और साइमल्टेनियसली ये जो है स्केलीन ट्राइंगल भी है।
राइट एंगल ट्राइंगल इस लिहाज से है कि इसमें एक वर्टाइस यानी एक कोना जो है वो 90 डिग्री का है, तो दिस इज़ वाई हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी कहेंगे। अब चूंकि इसकी तमाम साइड्स अनइक्वल हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस साइड जो है वो सी है और ये साइड जो है हमारे पास ए है, ये जो है ए सी के इक्वल नहीं है और लिहाजा बी बी सी के इक्वल नहीं है, ना ही ये ए के इक्वल है। तो तमाम साइड जो है इसकी डिफरेंट हैं और ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिहाजा एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है और एक स्केलिन ट्राइंगल भी है। तो स्केलिन के लिए हम जो है इसको लिख लेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर आर ट्राइंगल ABC। तो हमने जो है इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखाना है, तो लिहाजा हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये प्रूव करते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है और एक स्केलिन ट्राइंगल भी है, जबकि ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ना ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो दो कंडीशंस के ऊपर ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा जो है पूरा उतरता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा जो है स्केलिन ट्राइंगल। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको प्रूव करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो ये है इसकी सॉल्यूशन की समरी। अब आखिर में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। तो जितने भी डिस्टेंसेस हमने निकाले हैं उन सब डिस्टेंसेस को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद उस ट्राइंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। तो हमें जस्ट इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्टेंसेस को ऐड करना है। तो जो जो डिस्टेंसेस हमने निकाले वी विल एड अप टुगेदर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो सबसे पहला हमने जो डिस्टेंस निकाला था ए बी लाइन का वो था 2√10। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 2√10, इसमें हम प्लस कर देंगे। जो सेकंड जो साइड थी ट्राइंगल की वो थी 3√10, ये हो जाएगा हमारे पास 3√10। और जो थर्ड साइड थी हमारे पास वो थी 130√130√। तो इन तीन डायमेंशंस को हमने ऐड करना है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसे ऐड कर लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास है 2√10, तो 2√10 कर्सर से आगे जाके हम प्लस का साइन जो है फीड करेंगे। इसके बाद 3√10 हमारे पास ये सेकंड जो है टर्म है, तो 3√10 और कर्सर से आगे जाएंगे फिर प्लस का साइन और √130 जो है ये हमारे पास ये थर्ड और लास्ट डायमेंशन है, तो √130। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, अगर हम इसे चाहें तो डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल्स में इसका आंसर है 27.21। तो हमने इसको इन्हीं दो डेसिमल प्लेसेस के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है, 27.21 यूनिट्स। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।